बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो है ना, बेसिकली ये जो मैं गट हेल्थ पे एक सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें हम डाइट की बात भी करेंगे, बहुत सी चीज़ों की और बात होगी और हर वो चीज़ जो हमारे गट के लिए बेहतर है, मेरे एक्सपीरियंस से, नॉलेज से और रिसर्च से और जिन लोगों को मैंने कोच किया, मैं इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ये इस पूरी सीरीज की दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो कि आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। आपने जितना अच्छा मर्जी खा लिया, जो मैंने आपको बातें बताई, आपने सब कुछ कर लिया, बट आपने एक चीज़ पे काम नहीं किया, तो आप सोच नहीं सकते कि वो छोटी सी चीज़ जिसे हम समझते हैं कि अगर वो हमने कंट्रोल नहीं की, जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, हम सबकी लाइफ में कॉमन हो चुकी है, वो है स्ट्रेस। वो है स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन कॉर्टिसोल। बिला वजह डिप्रेशन, बिला वजह एंजाइटी, बिला वजह अपने आप को टेंशन में रखना, बिला वजह अपने आप को परेशानियों में रखना। हाँ, कुछ केसेस में परेशानियाँ होती हैं और कुछ केसेस में इंसान बिला वजह परेशान करता है। इस वीडियो में कुछ चीज़ें होंगी, कॉर्टिसोल के बारे में बातें होंगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बातें होंगी, रिसर्च होगी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और कैसे हम उनको अपने स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं, कैसे जो है वो एक मैं आपके साथ जो है वो केस स्टडी शेयर करूँगा, कुछ ऐसी डीप रिलैक्सिंग जो है ना वो टेक्निक और सब कॉन्शियस के जो पैटर्न्स जो हमने डेवलप किए हुए हैं उनको कैसे ब्रेक डाउन करना है। अंडरस्टैंड कीजिएगा कि जो स्ट्रेस है ना, जो कॉर्टिसोल हम रिलीज़ करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी गट हेल्थ को ही नहीं डैमेज करता या नुकसान पहुंचाता, ये हमारी पूरी की पूरी ओवरऑल जो है ना वो सेहत के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है। बहुत ज़्यादा से मैं यहाँ वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि एक चीज़ अगर हमारे लिए अच्छी नहीं है, नुकसानदेह है, थोड़ी है, ज़्यादा है, तो हमें उसको अपने ज़हन से, अपने आप से निकाल देना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि इंसान जो है ना वक्त के साथ कमज़ोर होता है और इस तरह की जो चीज़ें हैं वक्त के साथ मजबूत होती हैं। आपके जितने नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं ये वक्त के साथ मजबूत होते हैं। तो कॉर्टिसोल बेसिकली ये इस तरह होता है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना, तो हमारे ब्रेन के हिपोथैलेमस में CRH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ना वो रिलीज होता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है ना वो बेचता है, और एड्रीनल ग्लैंड से जो है ना वो कॉर्टिसोल रिलीज होता है। अब ये एड्रीनल ग्लैंड से ये जो कॉर्टिसोल रिलीज होता है, अगर ये लंबे अरसे तक रिलीज रहता है, मतलब कुछ केसेस में थोड़ा बहुत कॉर्टिसोल तो निकलता है, वो नॉर्मल है, यानी कि कोई परेशानी आई और आप उसको टेम्परेरी तौर पर जो है वो परेशान हुए, रिलीज हुआ, तो ओके है, वो फाइट और फ्लाइट मूड के लिए एक्टिवेट हुआ आपका, तो ये नॉर्मल है। अब कॉर्टिसोल के जो काम होते हैं ना, ये अच्छा भी होता है, ये बुरा भी होता है, ये आगे जाके आप इस वीडियो में खुद ही समझ जाएंगे। कॉर्टिसोल का काम होता है कि एनर्जी जो है वो मोबिलाइजेशन का काम करता है, इम्यून को जो है वो रेगुलेशन में, मेटाबॉलिक रेगुलेशन में काम करता है, पर जब ये ज़्यादा हो जाता है तो वो डिस्टर्ब करता है सिस्टम को। अब रिसर्च में दिखाया गया कि एक्यूट और क्रोनिक दोनों जो स्ट्रेस होते हैं वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फंक्शंस को नुकसानदेह होते हैं, उनके लिए ये अच्छे नहीं होते। इसकी वजह से जो है वो हमें गैस होती है, ब्लोटिंग होती है और IBS का मसला बनता है। तो जिन लोगों को IBS होता है वो मोस्टली बहुत से केसेस में जो है वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिन लोगों को होता है वो उनकी स्ट्रेस की वजह से होता है, उनके कॉर्टिसोल की वजह से होता है। कॉर्टिसोल जो होता है वो गट इपिथेलियम के सेल्स को टाइट जंक्शन प्रोटीन्स को कॉर्टिसोल डाउन जो है ना वो रेगुलेट कर सकता है, स्ट्रेस एक्टिवेट कर सकता है, जो मेडिएटर्स रिलीज करते हैं और मोबिलिटी जो है वो बढ़ाते हैं। इससे लीकी गट होता है जो कि इंटेस्टिनल परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसमें जो है वो टॉक्सिन्स और जो बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स होती हैं वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो है वो दाखिल हो जाती हैं। लीकी गट के ऊपर मेरी डिटेल में वीडियो बनी हुई है, वो मैं चाहता हूं कि आप वो लाजमन देखें। अच्छा, एक स्टडी में दिखाया गया कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से इंटेस्टिनल परमेबिलिटी जो है वो हेल्थ सब्जेक्ट्स में इंक्रीज हुआ। दूसरी स्टडी में बताया गया कि स्ट्रेस और गट डिसफंक्शन का लिंक इम्यून और इन्फ्लेमेटरी सिग्नलिंग पाथवेज के थ्रू है। एक एनिमल स्टडी ने प्रूव किया कि क्रोनिक स्ट्रेस जो है
वो गट के माइक्रोबायोटा को अल्टर करता है और गट बैरियर को डैमेज करता है। ये स्टडीज और ये एविडेंसेस काफी हैं आपको समझाने के लिए कि जो गट को डैमेज करने वाली चीज है वो कॉर्टिसोल है, वो हमारा स्ट्रेस है। आगे बात करते हैं, माइक्रोबियल डाइवर्सिटी जो है वो अल्फा डाइवर्सिटी कम हो जाती है इसमें। जब हम परेशान रहते हैं, हम डिप्रेशन में रहते हैं, हम स्ट्रेस में रहते हैं, स्ट्रेस का लफ्ज आप माइंड में रखिएगा, ये जो बिला वजह हम स्ट्रेस रहते हैं, ये बात यहाँ ज्यादा आप नोटिस कीजिएगा। कुछ लोगों ने अपने आप को बिला वजह स्ट्रेस में डाला हुआ है। तो जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो बेनिफिशियली बैक्टीरिया जो होते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस, बफिडोबैक्टीरियम कम हो जाते हैं। उसके बाद स्ट्रेस में जो है वो पैथोजेंस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो उनकी बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो ज्यादा होती है। एक स्टडी में शो किया गया कि कॉर्टिसोल और स्ट्रेस हार्मोन बैक्टीरिया के जो है ना वो एबिलिटी को बढ़ाता है, उनकी ग्रोथ को ज्यादा करता है, जिससे जो है वो गट मैक्यूजा से अटैच होना आसान हो जाता है। एक और रिव्यू बताता है कि गट माइक्रोबायोटा HPA एक्सिस को मॉड्यूलेट करता है और इस तरह फीडबैक लूप बनाता है। तो स्ट्रेस में जो लोग सफर कर रहे होते हैं उनका गट अक्सर खराब रहता है, उनको गैस की, ब्लोटिंग की, क्रैम्प्स की, लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन की, फूड इंटॉलरेंस की, सेंसिटिविटी की, फटीग की, ब्रेन फॉग की। मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि ब्रेन फॉग का लिंक आपके जो है ना वो स्ट्रेस और जो है वो गट से बड़ा गहरा ताल्लुक है इसका। इन्फ्लेमेशंस की, स्किन इश्यूज की, और इसके अलावा जो है वो इम्यून डिसफंक्शंस की शिकायत होती है। इसके अलावा आईबीएस का मैं जिक्र यहाँ करना चाहूँगा। आईबीएस में स्ट्रेस बढ़ने पर जो है वो जो सिम्टम्स है वो फ्लेयर अप हो जाते हैं। स्टडीज दिखाती है कि आईबीएस के पेशेंट्स में एंजाइटी और डिप्रेशन का जो लेवल होता है वो हाई होता है। अब आपने इस चीज़ को, इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि अगर आप स्ट्रेस में है ना तो बहुत सी चीज़ें जो है वो उल्टी पुल्टी हो जाएंगी। उसको समझाने के लिए मैं आपको पहले एक चीज़ समझाता हूँ। जो हमारी खुराक होती है ना उसमें 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स जिन्हें लिपिड्स कहा जाता है, एंड प्रोटीन्स। अब इन तीनों का जो रोल है ना वो अलग अलग है, इनका एक ऑर्डर अलग अलग है। जो सबसे पहले हमारी बॉडी को जो प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कि हमें रोटी से, चावल से, फ्रूट से, मीठे से मिलते हैं। और ये जब हम खाते हैं तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ग्लूकोज सेल के जो है वो माइक्रोकॉन्ड्रिया में जाकर एनर्जी बनाता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कैलोरीज होती हैं, और ये आसानी से जो है ना वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते हैं। ये आसानी से जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ब्रेन और मसल कार्ब्स को सबसे प्रेफर जो है ना वो करते हैं, तो इस चीज को करते हैं। दूसरा जो होता है वो फैट्स होते हैं। जब हम कार्ब्स जो है वो कम लेते हैं तो जो बॉडी में फैट को के जो स्टोर होते हैं ना तो वो एनर्जी जो है ना वो उधर से ली जाती है। ये प्रोसेस जो है वो बीटा ऑक्सीडेशन कहलाता है। फैट्स को ब्रेकडाउन, जो फैट्स का ब्रेकडाउन होता है वो स्लो होता है, लेकिन इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा और स्टेबल एनर्जी मानी जाती है। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से डबल से भी एक ज़्यादा। फैट एनर्जी जो होती है ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। जैसे फास्टिंग आप करते हैं, वॉक करते हैं या रेस्ट करते हैं तो ये आपको एनर्जी मिलती रहती है। ब्रेन डायरेक्टली फैट यूज नहीं करता, लेकिन कीटोन बॉडीज जो है ना वो यूज कर सकता है जब हम कार्ब जो है ना वो कम करते हैं। अब आती है बात प्रोटीन की। प्रोटीन जो होता है वो तीसरा सोर्स होता है और ये सबसे एंड पे इस्तेमाल होता है। प्रोटीन में एनर्जी सोर्स नहीं होता, बल्कि बॉडी में ये जो है बॉडी के रिपेयर और मसल बिल्डिंग के लिए होता है। लेकिन जब हम कार्ब और फैट्स दोनों कम हो जाएंगे तो तब लीवर से जो है वो प्रोटीन को तोड़ा जाएगा, बॉडी उसको तोड़ेगी और उसको जो है वो ग्लूकोज बना देगी। अब इसको आपने लफ्ज याद रखना है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये जो प्रोसेस है इसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। अब ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है ना यही असल में गेम चेंजर है। 1 ग्राम अगर आप प्रोटीन की बात करते हैं तो इसमें 4 कैलोरीज होती हैं और ये लास्ट ऑप्शन होती है और ये मसल के लिए यूज होता है, और अगर ये इस्तेमाल होगा तो मसल जो है वो लूज होगा। अब 3 सोर्सेज आ गए। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो क्विक एनर्जी देगा, फैट जो है वो लॉन्ग टर्म एनर्जी फ्यूल है, और प्रोटीन जो है वो बॉडी रिपेयर करने का काम करते हैं, इमरजेंसी का काम करते हैं। तो आपको जब ये चीज़ों से, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से एनर्जी नहीं मिलेगी तो प्रोटीन से हो जाएगा। तो अब इसका सीक्वेंस आप समझ गए कि ये इसके सीक्वेंस से काम करता है। जब हम अपने आप को ये सिग्नल देते हैं कि हम परेशानी में हैं, हम स्ट्रेस में हैं, तो हमारे अंदर से कॉर्टिसोल रिलीज होता है। हमारे अंदर जो है ब्रेन के हिपोथैलेमस में एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, HPA एक्सिस, हिपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल ग्लैंड एक्सिस। इस सिस्टम के जरिए जो है ना एड्रिनल ग्लैंड जो है
वो एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है जिसे कॉर्टिसोल कहा जाता है। कॉर्टिसोल जो है वो बॉडी को बोलता है कि भाई मैं इमरजेंसी में हूं, मैं तकलीफ में हूं, मैं फाइट और फ्लाइट मूड में हूं, कोई चीज है जो मेरे पीछे लग गई है, मुझे एनर्जी चाहिए हाथ और पाँव में, तो मुझे फौरन ग्लूकोज चाहिए। वो फौरन ग्लूकोज जो होता है वो इमरजेंसी मोड एक्टिवेट हो जाता है, तो हमारे अंदर जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस होना शुरू हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस होता है जो हमारे लीवर और किडनी में होता है। तो अब जब ये होगा तो प्रोटीन जो है वो भी तोड़े जाएंगे और फैट जो है वो फौरन तोड़ के जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये वो चीज़ है जो आपने अंडरस्टैंड करना है कि आप जितना मर्जी अच्छा खाना खा रहे हैं, अगर आप स्ट्रेस में हैं और आप लो कार्ब पे भी हैं, तो फिर भी ये चीज़ आपके अंदर जो है वो ग्लूकोज के लेवल को ज़्यादा बढ़ा देगी। स्ट्रेस की वजह से जो है ना वो बार बार आप जो है वो उसी पैटर्न में आएंगे, उसी लूप में आएंगे। एक स्टडी 1969 में हुई जिसमें बताया गया कि कॉर्टिसोल डायरेक्टली ग्लूकोनियोजेनेसिस एक्टिवेट करता है। अब ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है ये नॉर्मली जो है जब हम फास्टिंग कर रहे हैं या हम डाइटिंग कर रहे हैं या जब हम लो कार्ब पे कर रहे हैं, तो हमारा जो किडनी में जो हमारी जो लीवर है उसमें जो एक स्टोर शुगर है जो कि लैक्टिक एसिड की फॉर्म में है, अमीनो एसिड की फॉर्म में है और फैट्स की फॉर्म में है, तो ये एक बैकअप है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि कुछ सेल्स जैसे ब्रेन सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स सिर्फ ग्लूकोज से ही एनर्जी ले सकते हैं। अगर ये प्रोसेस ना हो तो फास्टिंग के दौरान जो है वो शुगर गिर जाता है और हमें वीकनेस और चक्कर और फेंट जैसे होने के सिम्टम आ सकते हैं। जब आप फास्टिंग में हो तब ये एक्टिव होगा, जब आप लो कार्ब पे होंगे तब ये एक्टिव होगा, जब आप इंटेंस जो है वो वर्कआउट कर रहे हैं तब ये एक्टिव होगा, और जब आप स्ट्रेस में होंगे, जब आपका कॉर्टिसोल हाई होगा तब ये एक्टिव होगा। आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोटीन को, फैट को तोड़ के एनर्जी दी जाएगी। अब ये जितनी मर्जी आप अच्छी डाइट कर रहे हैं, जितना मर्जी कुछ कर रहे हैं, प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, वही चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने बैड बैक्टीरिया को उसी शुगर से, उसी सब से फीडअप कर रहे हैं, क्योंकि ग्लूकोज आपके अंदर ज़्यादा है, आपके अंदर मिठास ज़्यादा होती जा रही है, आपका शुगर लेवल हाई है। मैंने बहुत से लोगों को, जिन लोगों को डायबिटीज़ थी, जब मैंने उनकी स्टोरी सुनी तो एक आंसर जो सबसे ज़्यादा था दैट वाज कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, डिप्रेशन, एंजाइटी। यही वो चीज़ें होती है कि डिप्रेशन और एंजाइटी के लोगों को आगे जाके शुगर होने के चांस, डायबिटीज़ होने के चांस, ब्लड प्रेशर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जब ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़्यादा होता है तो बॉडी जो है वो मसल टिश्यूज़ को तोड़कर अमीनो एसिड में बनाती है और उन्हें ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। यानी स्ट्रेस जो है वो हमारी अपनी बॉडी को जो है ना वो अपनी बॉडी के मसल्स को तोड़ने लग जाता है और उनको इस्तेमाल करने लग जाता है। ये एक मेन रीज़न है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा मसल लॉस बहुत ज़्यादा होता है। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि जब ये जो फैट तोड़ा जाता है या जो प्रोटीन तोड़ा जाता है, इसे फैट के ज़रिए और इस्तेमाल के अगले जो है ना वो इस्तेमाल के लिए हमारी बॉडी में सेव कर लिया जाता है। हमारा जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी को एक जो है वो जो एक हुक्मनामा जारी करता है कि अगला एक स्ट्रेस आने वाला है, एक और इससे बड़ा पहाड़ आने वाला है हमारे अंदर, और उस पहाड़ की हमें तैयारी करनी है, हमें उस जो है वो आफत की तैयारी करनी है। तो उस आफत से तैयारी के लिए जो है ना हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़नी है। तो उस एनर्जी के लिए जो है वो फैट स्टोरेज में वो जो हमारी बॉडी है वो लग जाती है और इसी वजह से जो है वो हमारे बेली एरिया में बहुत ज़्यादा जो है वो फैट हो जाता है। इसके लिए रेफरेंस स्टडी एक है कि सन 2000 की एक स्टडी है कि स्ट्रेस में ऐड बाइट टू एपिटाइट इन विमेन, stress related cortisol secretion is consistently associated with the increased abdominal fat। यानी कि स्ट्रेस में जो लोग होते हैं ना उनके ये बेली फैट जो है वो बढ़ जाता है। अगर ये स्ट्रेस कॉन्टीन्यूसली है तो ये आपके कॉन्टीन्यूसली जो है ना वो स्ट्रेस लेवल्स को हाई रखेगा, और जितना ज़्यादा आपका स्ट्रेस लेवल हाई होगा आपका ब्रेन जो है ना वो बॉडी को बार बार सिग्नल भेजता रहेगा कि एक जो है ना वो मूड एक्टिवेट है, वो है फेक इमरजेंसी मूड एक्टिवेट। वो फेक जो है ना वो रिलीज करता रहेगा, वो फेक जो है वो ग्लूकोज बनाता रहेगा, और इसकी वजह से आपको ब्लड शुगर होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, फैट स्टोरेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका मसल बहुत ज़्यादा लूज होगा, आपका इम्यून बहुत जो है वो लो रहेगा। इम्यून लो तो बहुत सी चीज़ें ख़राब, आपके गट माइक्रोबायोम्स इम्बैलेंस हो जाएंगे, आपकी गट हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी। 2011 की एक स्टडी में देखा गया कि गट फीलिंग्स द इमर्जिंग बायोलॉजी ऑफ गट ब्रेन कम्युनिकेशन।
उसके बाद अब ये वो चीज़ें हैं जो हमें अंडरस्टैंड करनी है कि हमने अपने ब्रेन को कंट्रोल में रखना है, हमने अपने स्ट्रेस लेवल को लो रखना है। जितना ज़्यादा आपका स्ट्रेस लेवल लो रहेगा, आप उतने ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे मेंटली और फिजिकली और इमोशनली, और गट फीलिंग्स आपकी स्ट्रांग रहेंगी। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम ये खा लें, हम ये खा लें, लेकिन इस सब के बावजूद अगर वो अंडर स्ट्रेस है, वो परेशानी में है, कॉर्टिसोल रिलीज कर रहे हैं, कॉर्टिसोल आगे ग्लूकोनेजेनेसिस कर रहा है, कॉर्टिसोल जो है वो बॉडी की केमिस्ट्री चेंज कर रहा है, आपके अंदर जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है, आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को म्यूट कर रहा है, एक अंदर जो है वो इमरजेंसी और फाइट और फ्लाइट मूड एक्टिवेट कर रहा है। तो आप जो मर्जी कर लें, ये चीज़ें आपको उस तरह से फ़ायदा नहीं देंगी। आप जितना मर्जी लो कार्ब कर लें, आप जितने जो है वो प्रोटीन बेस्ड डाइट कर लें, या कोई जो है वो सिर्फ फैट बेस्ड डाइट कर लें, आप कुछ भी कर लें, आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारे अंदर एक इमरजेंसी मूड है वो हर चीज़ को एनर्जी में कन्वर्ट करता जा रहा है, हर चीज़ को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता जा रहा है, और इतने ग्लूकोज की हमें ज़रूरत नहीं है। तो वो जितने ग्लूकोज की हमें ज़रूरत नहीं है, वो सारे का सारा ग्लूकोज उसने फिर बॉडी में स्टोर कर दिया है अपने इस्तेमाल के लिए, और वो आपके मसल से ले लिया गया है, वो आपकी पूरी की पूरी बॉडी से सक कर लिया गया, चूस लिया गया। यही रीज़न है कि जो लोग स्ट्रेस में होते हैं उनका स्टमक बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, उनकी नींद बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें फेक इमरजेंसी में रहती हैं। मैं समझता हूँ अगर हम इन चीज़ों को मैनेज करने में कामयाब रहे तो हम ज़िंदगी के बहुत बड़ा हिस्सा जीत जाएंगे। जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस एंजाइटी को ठीक किया, मैनेज किया, मैंने दोनों चीज़ों पे काम किया, गट हेल्थ पे भी काम किया और ब्रेन प्रोग्रामिंग पे भी काम किया। आज मेरे इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी जो ब्रेन को जो है ना वो प्रोग्रामिंग पे होंगी। मैं आपके सामने एक लाइव केस स्टडी जो है ना वो शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। मैंने एक कोच किया, वैसे तो बहुत से लोगों को मैं कोच करके ये जो है मैं चीज़ें नोटिस करता रहता हूँ। 45 ईयर्स का एक इंसान था, बहुत ज़्यादा गैस, ब्लोटिंग, गट प्रॉब्लम्स रहती थी, पेन रहता था बहुत ज़्यादा। अब वो सारी चीज़ें थी, उन्होंने इस चीज़ के लिए बहुत सी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किया, सारी चीज़ें की, लेकिन मैंने जब उनकी ब्रेन प्रोग्रामिंग पे काम किया, उनके स्ट्रेस एलिमेंट्स को डील करना सिखाया, स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाई, तो सिर्फ इस एक चीज़ से उनकी तकरीबन मोर देन 95% जो थी वो प्रॉब्लम्स बिल्कुल ठीक हो गई। और एक चीज़ ठीक कर लेने से, इसको ठीक कर लेने से, इसको आप ये ना समझे कि ये 10% है, ये 90% है, ये 10% इस बहुत स्ट्रॉन्ग है। बादशाह खुद बहुत कमज़ोर होता है लेकिन वो बहुत मजबूत होता है। तो ये बादशाह है, ये बहुत मजबूत है, ये भी बहुत मजबूत है, लेकिन ये उसको कमांड कर सकता है। अगर ये नहीं ठीक तो ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक तो ये नहीं ठीक, इनका आपस में एक गट ब्रेन एक्सिस है। तो हमने इस पे भी काम करना है। इस पे काम करने के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि एक तो मैंने वो 14 डेज का डाइट प्लान आपको बताया हुआ है, उस डाइट प्लान पे आपने काम करना है। सबसे पहली चीज़ आती है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ना एक तो नमाज और कुरान की पाबंदी करें, सूरह रहमान रेगुलरली बेसिस पे सुने, सूरह मुल्क सुने, वॉक डेली बेसिस पे करें, स्लो वॉक करें, और ब्रीदिंग टेक्निक्स करें। एनएलपी टेक्निक्स मेरे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हैं, उनको सीखें। स्ट्रेचिंग करें, थोड़ा वर्कआउट वगैरह करें। प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें। कोई भी प्रोबायोटिक्स, कोई भी प्रीबायोटिक्स का सबसे बेहतरीन सोर्स आपका डाइट होता है। पहले डाइट की तरफ रहें, डाइट को बैलेंस करें। उसके लिए भी मैंने जो है वो 14 डेज़ का एक डाइट प्लान दिया, उसमें सारी चीज़ें हैं। हाई फाइबर डाइट लें और रेजिस्टेंस स्ट्रेचिंग करें। हाई फाइबर डाइट लें, फर्मेंटेड जो है वो फर्मेंटेबल फाइबर्स लें, पॉलीफेनाइल्स रिच फूड्स लें, जैसे बेरीज होगी, टर्मिक होगी और ग्रीन टी हो गई। अवॉइड करना है आपने बैड बैक्टीरियाज को फीड अप करने से। ये इसी जो है ना वो पूरी जो है वो सेकंड पार्ट है इसका, नहीं फर्स्ट नहीं, इसका फर्स्ट पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट है डोंट फीड अप योर बैड बैक्टीरियाज। वो आपने लाजमन देखना है, हर उस चीज़ से आपने अवॉइड करना है कि जिससे बैड बैक्टीरिया आपका फीडअप हो रहा है। उसमें शुगर है, उसमें अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, उसमें बड़ी चीज़ें हैं, प्रोसेस फूड भी है उसमें। फिर आती है तीसरी चीज़ लाइफस्टाइल। आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ में लिए। आपकी नींद जो है वो जल्दी सोना, जल्दी उठें, 10 बजे सो जाएं और 4 बजे उठ जाएं। आप उसके बाद तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, और तहज्जुद की नमाज का टाइम वेरी करता है, आगे पीछे नमाजें होती रहती हैं, तो उस हिसाब से आपने सोने का टाइम भी कर लेना है। इशा की नमाज के बाद फ़ौरन बाद आप काम करने का सोने का करें। रेगुलरली बेसिस पे थोड़ा सा जो है ना वो एक्सरसाइज की रूटीन बनाएं। इस पर भी मेरी डिटेल वीडियो बनी हुई है। आप ने अवॉइड करना है लेट खाना खाने से, ताकि अगर आप चाहते हैं ना कि आपको जल्दी नींद आए तो लेट खाना नहीं खाएं। अच्छा, अननेसेसरली अगर आपको सप्लीमेंट्स, लोग कहते हैं जी ये वाला सप्लीमेंट ले लें, ये वाला सप्लीमेंट ले लें, पहली तो चीज़ ये, आपने सप्लीमेंट्स
एकदम नहीं लेने, डाइट की तरफ आपने रहना है। तो कुछ सप्लीमेंट्स हैं, अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, अब मुझे सप्लीमेंट्स, पहले ब्लड टेस्ट करा लीजिएगा अपना विटामिन B12 का और विटामिन डी का। ये 2 टेस्ट कराने के बाद जो है ना वो आप डिसाइड कीजिएगा अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद। विटामिन डी, विटामिन B12, जिंक, ओमेगा 3, और जो है वो आपने ये चीज़ें जो है वो अपनी उसमें ऐड करनी है। फिर आती है हमारा जो है ना वो शुक्रगुजारी की आदत। शुक्रगुजार आपने हर हाल में रहना है, हर हाल में। और 14 डेज़ का जो मैंने डाइट प्लान आपको दिया है वो आपने लाजमन फॉलो करना है। कुछ मैं आपको ना एक रिलैक्सिंग टेक्निक सिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ये जो अननेसेसरली आपने डिप्रेशन डाल लिया, स्ट्रेस डाल लिया, बिला वजह नेगेटिव थिंकिंग है, बिला वजह सारी थिंकिंग है, उस सब का बेहतरीन हल क्या है? आप दिन में 5, 7, 10 बार जो है ना वो पॉजिटिव हो जाएं ब्रीदिंग टेक्निक से। आप मेरे साथ इस टेक्निक को कीजिएगा। ये 2, 3, 4 मिनट की टेक्निक होगी। इस टेक्निक के बाद आप वीडियो के नीचे एक तो कमेंट कीजिएगा, और इस पार्ट को भले आप अपने पास सेव करके रख लीजिएगा। इसे बार बार आप कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे पहले आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपने नहीं करना, कहीं आप काम कर रहे हैं तो इसको नहीं करना, ये रिलैक्स होकर आपने करनी है। सबसे पहले आपने काम करना है, रिलैक्स प्लेस का इंतखाब करें। फिर कानों में लगाने के लिए टूटियाँ ले लें या एयरबड्स ले लें या कुछ भी ले लें, वो लगा लें ताकि आवाज़ आप तक ही रहे। फिर आपने जैसे जैसे मैं कहूँगा वही वही आपने ब्रेन को कमांड देनी है, और उसको आप बाद आपने देखना है कि आपका कैसा महसूस हो रहा है। चलें बिस्मिल्लाह पढ़ के हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 5 टाइप नाक से लंबा और गहरा सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। मेरे साथ लें, जबरदस्त। लास्ट 5 आपकी सांसें हो गई। अब आपने यहां से कर लेनी है आंखें बंद। अब आपने नाक से सांस लेना है और नाक से छोड़ना है। यार मैं तो यही करके बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता हूँ। अब आप अपनी आंखें बंद कर लें, नाक से सांस लें, नाक से छोड़ें, और मेरी बातों को अपने दिमाग तक जाने दें। पूरी तवज्जो अपनी सांस पे रखें। नाक से सांस लें, नाक से छोड़ें, पूरी तवज्जो अपनी सांस पे रखें। अपने आप को महसूस करें, आंखें बंद हो आपकी, अपने आप को महसूस करें आप हल्का हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो रहे हैं। और रिलैक्स करें, और रिलैक्स करें, अपने आप को और रिलैक्स होने दें। पूरी तवज्जो अपनी सांस पर ले आए, पूरी तवज्जो अपनी सांस पर ले आए। नाक से सांस लें, नाक से छोड़ें। हर सांस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश नसीब हूँ। अल्लाह ताला ने आपको जो जो नेमतों से नवाजा है, हर नेमत को काउंट करें। इंसान होना, मुसलमान होना, माँ बाप होना, इस दुनिया में आना, हर नेमत है, हर चीज़ नेमत है। ज़ुबान होना, हाथ होना, हर चीज़ नेमत है। अपनी हर ब्लेसिंग को काउंट करें। हर ब्लेसिंग को काउंट करते अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे हाथ हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी आंखें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह तेरा शुक्रगुजार हूँ, तूने मुझे इंसान बनाया, मुसलमान बनाया। हर लफ्ज़ पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, मैं एक खुश नसीब इंसान हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने अंदर इस शुक्रगुजारी को, इस खुश नसीबी को महसूस करें। इस खुश नसीबी के लेवल को और बढ़ाएं, इसे और अप होने दें, इसे और बढ़ाएं, और बढ़ाएं, बढ़ाते चले जाएं। वेरी नाइस, वेरी गुड। नाक से लंबा और गहरा सांस लें और मुंह से छोड़ दें। नाक से लंबा और गहरा सांस लें और मुंह से छोड़ दें। वीडियो के नीचे आपने कमेंट करके बताना है कि ये जो पार्ट आपने किया आपको कैसा महसूस हुआ। ये पार्ट आपने दिन में 3, 4, 5, 7, 10 बार भी करें। आप इस पैटर्न को ब्रेक करें कि ये जो बिला वजह आपने स्ट्रेस डाल लिया है। अगर किसी चीज़ पे स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को डील करें, लेकिन अगर कोई स्ट्रेस नहीं है तो स्ट्रेस को मैनेज करें। अपनी डाइट को देखें, अपनी सारी चीज़ों को देखें, रूटीन्स को देखें, अपनी एक्टिविटीज़ को देखें, वेले बैठने की आदत को देखें। ये सारी चीज़ें आपने करनी है, तब जाके ये प्रॉब्लम्स कहीं ठीक होनी है। ये सब इतना आसान नहीं है, हम सबको मिल के करना पड़ेगा, हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी, और ये कोशिश के बगैर ये काम हो ही नहीं सकता। आप कोशिश करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, अगर नहीं कोशिश करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा मकसद, मेरा अंदर से जो दुआ है यही है कि अल्लाह ताला हर इंसान को शिफा दे, हर इंसान के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए।
और मैंने ये वीडियो बना के मेरे ख्याल से आपकी जितनी हेल्प कर सकता था मैंने कर दी। अब अमल करना ना करना वो आपकी ज़िम्मेदारी है। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ कर दीजिएगा, डोनेशन कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।